हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम इस समय एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास का 7 संग्रह का एक इंपॉर्टेंट सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि आज हम मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि जो भी एंशिएंट के मौर्य साम्राज्य के पहले का पीरियड है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, और भी वीडियो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। बस आप हमारे इन वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुनते जाइए, और आपका इतने में जीके जीएस का पेपर 100% कंप्लीट हो जाएगा, हमारा यह दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मौर्य साम्राज्य। तो बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। देखिए, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, यदि सिर्फ बात किया जाए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात किया जाए तो वह मगध साम्राज्य था, जिसकी स्थापना की बिंबिसार ने किया था। लेकिन बात किया जाए बृहद स्तर पर केंद्रीय, तब यहां चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जबकि प्रथम भारतीय साम्राज्य की सिर्फ बात किया जाता तो मगध साम्राज्य हो जाता, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के सहायता से ही घनानंद को, नंद वंश का अंतिम शासक को हरा पाए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य का अन्य नाम विष्णु गुप्त था। चलिए आगे चलते हैं। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाखदाह के ग्रंथ में। तो विशाखदाह के ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो वह राजनीति से है, शासन के सिद्धांतों से है। बुंदली बाग नामक प्राचीन स्थान कहां स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि द प्रिंस के रचनाकार कौन है? तो मैकियावली। तो मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था। यह मुख्यतः किससे बनाई गई थी, निर्मित की गई थी? तो लकड़ी से। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने इस सेल्यूकस को पराजित किया था? तो सेल्यूकस को पराजित जो किया था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसी पराजय से 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। इसी पराजय के बाद सेल्यूकस अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। बिंदुसार ने मैत्रीपुर, बिंदुसार कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, कौन कौन? मीठा मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने। 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में अशोक तो जीत गया, लेकिन इतना नरसंहार हुआ था
कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, इसीलिए वह सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर बौद्ध राज धर्म की स्थापना किया था। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब ये देखिए, यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, तो अधिकारी को क्या कहा जाता था मौर्य काल में? तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो तीर्थ कहे जाते थे। और शास्त्र के अनुसार इन तीर्थों की संख्या 18 थी। तो तीर्थ और संबंधित इनके विभाग क्या थे? तो मंत्री और पुरोहित। मंत्री और पुरोहित के बीच क्या अंसा? तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी मंत्री और पुरोहित होते थे। राजा का उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष था, उसको सन्निधाता कहा जाता था। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कि कर संग्राहक को समाहर्ता कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष होते थे। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर प्रदेष्टा कहे जाता था। और दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश था वह व्यवहारिक कहा जाता था। तो फौजदारी न्यायालय के प्रदेष्टा और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। सेना का संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। सेना अध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर सेनापति कहलाता था। सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी जो है वह अंतर्वशी कहलाता था। उद्योग धंधों कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष जो था कर्मांती कहलाता था। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रशस्ता कहलाता था। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक दुर्गपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक कहलाता था। राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दौवारिक कहलाता था। नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतावध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था? तो माप तौल करना। चलिए, एक कोटेशन है, इसको हम देख लेते हैं कि अशोक का जो नाम वास्तविक मिलता है वह कहां से मिलता है। तो गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर तथा उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसमें गुर्जरा और मास्की को खूब पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। किस मौर्य दक्कन का विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो किस मौर्य शासक ने जो दक्कन माने दक्षिण की विजय की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाए थे और अंतिम समय में ये उपवास पद्धति जिसे संलेखना कहा जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेला में इसी पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? यह भी खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी जो था वह रज्जुक कहलाता था। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो शहबाज गढ़ी कहां है? तो पेशावर पाकिस्तान में।
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, तो अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, अशोक के अभिलेख खोजकर्ता और किस वर्ष? धौली अभिलेख किट्टो ने किया 1837 में। भाबरू अभिलेख कैप्टन बर्ट ने किया 1840 में। बराबरी और नागार्जुन गुफा हैरिंगटन ने 1875 में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पुलियर ने 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे टैफिथेलर ने 1750 में। मानसेहरा कैप्टन लेव 1889 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 में। रूबिन देई फिहरर 1896 में। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर एलियट 1850 में। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 में। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टीएस बर्ट ने 1834 में। मास्की अभिलेख बीडेन 1915 में। निगाली सागर फिहरन 1895 में। रामपुरवा कलाइल 1872 में। और सारनाथ स्तंभ आर्यल्ट स्टाइन 1905 में। आगे चलिए चलते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी कि देवों का प्यारा उपनाम अशोक धारण किया था। तो देव नाम प्रियदर्शी, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि देव नाम प्रियदर्शी का उपाधि किसने धारण किया था? तो अशोक ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश अशोक ने जारी किया था, यह प्रथम शासक था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भाबरू स्तंभ, ये राजस्थान में है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिली है? तो 5वें बृहद शिलालेख से, यह भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जला लघु शिलालेख कहां से स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से, मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा। भूमि कर के अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो पहले तो यही पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से। कालसी कहां है? तो उत्तराखंड में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब कुछ अधिकारी है, उनका विभाग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता था। खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष। मुद्रा विभाग का प्रधान लक्षणाध्यक्ष। व्यापारी कर का प्रधान शुल्काध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष था मुद्राध्यक्ष था। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्थाध्यक्ष था। ये देखिए कोटेशन, ये क्या कहता है कि मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन, संभूत, समुत्थान और संव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम वर्णन जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है।
मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो स्वायत्त शासी पंचायत का शुरुआत मौर्यों ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? तो मिस्र का। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के स्रोत हैं। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गिरनार का। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलियुग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अभी इंपॉर्टेंट है, कलियुग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह बृहद्रथ था। इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता है। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था सेल्यूकस निकेटर से, वह कहां का शासक था? तो सीरिया, बेबीलोन। सेल्यूकस निकेटर जो था बेबीलोन का, यह सिकंदर का सेनापति भी था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। अब अशोक की कुछ उपाधियां हैं और इसका स्रोत कहां से है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अशोक की उपाधि अशोक जो है मास्की लघु शिलालेख से मिलता है। देवनाम प्रिय अशोक राजा मिलता है गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। पियदस्सी राजा मिलता है बराबर के गुहा लेख से। पियदस्सी राजा मगध मिलता है भाबरू बैराट लघु शिलालेख से। पियदस्सी राजा मिलता है कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश से। अशोक वर्धन मिलता है पुराणों से। राजा अशोक कहां से मिलता है? तो नेटूर लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख से। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला में किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया था? तो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासक का। उत्तर पश्चिम सीमा पर मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो रूप दर्शक जो अधिकारी था वह सिक्कों का परीक्षण करता था। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार का अर्थ होता है वह अमित्र घात। मौर्य काल की मुद्रा, बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई थी। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार थे।
पौड़, अर्धपौड़, पाद, अष्टभाग। तांबे के भी 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। तो यहां से ये पूछ देता है कि पौड़ किस प्रकार का सिक्का था, सोना, चांदी, तांबा, तो चांदी। और काकड़ी, काकड़ी तांबा का सिक्का था मौर्य काल में। ये देखिए एक कोटेशन है कि जो है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा रोज शाम को पढ़ने वाला जीके जीएस का जो वीडियो पूरी हम एनसीईआरटी सार संग्रह सभी विषय को पढ़ाएंगे आपको मिल जाए। और दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।